नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ, फिर भी हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। शायद आपको पसंद आए। बहुत सारे हिंदी श्रोताओं का आग्रह है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी हिंदी बम्बईया है, थोड़ी समझने की कोशिश आप करोगे, ऐसी आशा है। दोस्तों, आज मैं यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में थोड़ी मीमांसा करने वाला हूँ। आपको मालूम है 2017 में बड़ी भारी बहुमत से बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनकर आई हुई है। फिर 300 पार जाने का इरादा बीजेपी ने रखा है और बंगाल में 200 पार की भाषा फंस गई। फिर भी पिछले 2-3 दिनों से यूपी में 300 पार की भाषा शुरू हो गई है। तो बात खुली है कि बात साफ है कि 300 पार ये जब भाषा बीजेपी करेगी तो उसका बहुत भारी मजाक यूपी में उड़ाया जाएगा। क्योंकि बंगाल में कम से कम 2-3 महीने बीजेपी यही भाषा बोलती रही कि इस बार 200 पार और बीजेपी ही सरकार बनाएगी। वो इतनी आसान बात नहीं थी। 3 सीट से लेकर 200 पार करना बंगाल में बड़ी मुश्किल बात थी। फिर भी बीजेपी 100 की जगह पार नहीं कर सकी, इसलिए बंगाल के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हुआ। फिर भी बीजेपी का मजाक उड़ाया गया, क्योंकि फिर एक बार 200 पार ममता गई। लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं तो हम उनको समझना उन्हें ज़रूरी होता है। बीजेपी 3 से लेकर 76 तक आ गई और ममता 211 से लेकर 213 तक पहुंच गई। लेकिन बीच में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया। कांग्रेस तो पूरे 5 विधानसभा में खुद को हरा कर बैठ गई। लेकिन मजाक बीजेपी का उड़ाया गया, क्योंकि वो तो नैरेटिव है, वो तो एजेंडा है सेक्युलर मीडिया का। तो बीजेपी जीते तो भी उसको हार बताना, ये तो सेक्युलर मीडिया का, लुटियंस मीडिया का एजेंडा बन गया। और हम इस पार्श्वभूमि में अगर यूपी की तरफ देखें तो क्या होगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बंगाल में जो चुनाव हुए, बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, उसी दरमियान यूपी के स्थानीय इकाई के चुनाव हुए थे और उसमें इतनी बड़ी भारी जीत बीजेपी नहीं दिखा पाई। इसका कारण भी एक है कि जो इकाइयों के चुनाव होते हैं उसमें पार्टियां अपना जो चुनाव चिन्ह है वो लेकर खड़ी नहीं होती। हर पार्टी के उम्मीदवार अपनी पार्टी के नाम पर खड़े नहीं होते, चुनाव लड़ते नहीं है, अपने अपने कोई चुनाव पैनल बनाकर लड़ते हैं। इसलिए किसको कितनी जगह मिल गई, इसका कोई ब्यौरा, बिल्कुल पक्का ब्यौरा हमारे पास नहीं है। फिर भी ऐसे माना जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई, उसके नज़दीक समाजवादी पार्टी है, उसके बाद मायावती की बीएसपी पार्टी है, फिर आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और सबसे खराब प्रदर्शन यूपी के इकाई चुनाव में कांग्रेस का हुआ है। तो विधानसभा में क्या होगा, क्योंकि अब तैयारियां शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी और सेंट्रल बीजेपी मिलकर उत्तर प्रदेश के चुनाव जोर शोर से जीतने के लिए तैयारी कर रही है। और उस लास्ट 2017 में या 2014 में जो वहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट थे केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया है इस बार 300 पार। इसलिए मैंने वो सब्जेक्ट लिया है। चुनाव मैं तो यूपी में नहीं हूँ, लेकिन ना तो मैं बंगाल में था ना असम में था,
लेकिन चुनाव के जो रिजल्ट्स आते हैं उसकी हिस्ट्री में स्टडी करता हूँ, उसका अभ्यास करता हूँ और उस पर मेरा जो लॉजिक है वो लगा के मैं उसके बारे में बात करता हूँ। हम अगर यूपी की तरफ देखें तो यूपी में 2014 तक ऐसी बात थी कि वहाँ 4 पार्टियाँ थी और 4 पार्टियों में इतना वोटर बढ़ते जाते थे कि किसी को भी अकेले के दम पर ज़्यादा मेजॉरिटी लाना मुश्किल था। फिर भी 2007 के बाद यूपी में एक बात तय हो गई कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल सकती है। 2007 में मायावती ने अकेले के बलबूते पर बीएसपी को बहुमत प्राप्त कर दिया था। 2012 में बाजू पलटी और समाजवादी पार्टी ने अपना बहुमत प्राप्त किया। 1993 में कल्याण सिंह ने बहुमत लाया था, लेकिन उसके पहले हम अगर 90 से देखें 1985-84 से तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था, लेकिन वो जो श्रृंखला थी वो टूट गई 2007 में 2012 में। लेकिन कल्याण सिंह के जाने के बाद बीजेपी के लिए कोई यूपी का लीडर नहीं बचा कि जो बहुमत लाए। पूरे यूपी में जिसका प्रभाव हो ऐसा कोई नेता नहीं था। और दूसरी जगह मुलायम सिंह और मायावती ये नए चेहरे उभर कर आए थे, इसलिए उनको बहुमत मिल गया। लेकिन 2014 के बाद पिक्चर बदलती गई। 2014 में पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ, मोदी जब प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट थे तो उन्होंने गुजरात से उठकर वाराणसी में चुनाव लड़ा और बड़ी अच्छे वोटों से जीत लिया। तो उस वक्त 80 में से 73 जगह पार्लियामेंट की बीजेपी जीत गई। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली, लेकिन उसमें बीएसपी को तो एक भी सीट नहीं मिली। तो इसलिए वो सब उसके प्रभारी जो थे अमित शाह, वो बोले कि पार्टी तो सिर्फ बीजेपी जीती है, बाकी यूपी में 2 परिवार जीते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो 5 कैंडिडेट लोकसभा पहुंच गए, वो 5 समाजवादी एमपी है मुलायम सिंह के खानदान से ही थे, परिवार के थे। और 2 जो कांग्रेस से चुनकर आए वो भी राहुल और सोनिया गांधी थे, इसलिए 2 परिवार जीते, कोई पार्टी नहीं जीती। पार्टी जीती है तो सिर्फ बीजेपी, ऐसा अमित शाह का कहना था। तो ये जो चुनाव का लॉजिक होता है वो इसलिए हमें समझ लेना चाहिए। बाद में बोला जाता है कि बीजेपी ने अच्छा सोशल इंजीनियरिंग किया, छोटी छोटी पार्टियां थी, राजभर की पार्टी थी या अनुप्रिया पटेल की छोटी पार्टी थी, उनको साथ लिया, कम्युनल पोलराइजेशन किया। ये सिर्फ जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं इनकी लैंग्वेज होती है, वो बता देते। लेकिन हमें अगर समझना है चुनाव, तो पिछले चुनाव में किसको कितने वोट थे और उसमें से कितने आप रिटेन कर सकते हो, रख सकते हो, और कितने कम होते हैं, उस पर पूरा का पूरा अगला चुनाव बेस होता है। अगर आप यूपी में देखिए तो मोदी के आने के बाद 2014 के बाद बीजेपी ने अपना वोट शेयर जो यूपी में वो कुछ लेवल पर पक्का किया है। अगर मैं आपको पक्के आंकड़े बता दूं तो आपको ये बात समझ में आएगी। ये आंकड़े ऐसे हैं, आंकड़े हमको समझ लेना ज़रूरी है। देखिए 2014 में बीजेपी का वोट परसेंटेज 42.63% था। 2017 के असेंबली विधानसभा चुनाव में वो घटा, थोड़ा घटा और 39.67% हो गया। इसका मतलब 5% वोट घटे थे, फिर भी 300 के पार बीजेपी चली गई। और 2019 आने तक बीजेपी का परसेंटेज फिर से बढ़ा और 49.98 यानी आधा
आधा वोट 50% वोट बीजेपी 2019 में लेके गई, लेकिन 2014 और 2017 में चुनाव के जो अलायंस थे, सोशल इंजीनियरिंग था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग था, वो अलग था। 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस मिली हुई थी, तो दोनों का मिलके वोटिंग परसेंटेज कितना था, तो 26-27% दोनों का इकट्ठा था। 2019 में समाजवादी पार्टी और मायावती इकट्ठे आए थे, फिर भी उनका परसेंटेज जो था वो 37% हो गया, उससे भी बीजेपी के पास 12% ज़्यादा थे। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि जब एक पार्टी इतना बड़ा परसेंटेज पकड़ के रखती है, तो उसका जो मामला होता है, उसका जो गणित समीकरण बनता है, वो हमें समझ लेना ज़रूरी है। तो आज अगर बीजेपी 300 पार बोल रही है, तो किस आधार पर बोल रही है, वो हमें समझ लेना ज़रूरी है। बीजेपी के पास घटे वोट, सोशलिस्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इकट्ठा हुई तो भी वो 30% से ज़्यादा वोट नहीं ले पाई। मायावती और अखिलेश यानी एसपी बीएसपी इकट्ठा हुए तो भी वो 40% से पार नहीं गए। लेकिन बीजेपी 40% से आगे ही रहती है, 40% के नीचे नहीं आई। जो विधानसभा लास्ट टाइम का विधानसभा चुनाव है, उसमें 39.67 यानी करीब करीब 40% वोट बीजेपी के पास थे। अब और एक फर्क हमको समझ लेना चाहिए, और एक फर्क है कि 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब बीजेपी ने चीफ मिनिस्टरशिप के लिए कोई चेहरा नहीं पेश किया था। केशव प्रसाद मौर्य ये तो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, योगी कहीं भी पिक्चर में नहीं थे। मान लो कि मोदी या शाह, अमित शाह चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, इसी ढंग से चुनाव लड़ा गया था, फिर भी बीजेपी ने 300 पार किया। इसका कारण एक था कि ना समाजवादी पार्टी ने 5 साल में इतना गलत ढंग से कारोबार किया था कि उस पर जनता गुस्सा थी, और लोकसभा में मोदी ने यूपी तो जीत लिया था और बड़ी 80 में से 73 सीटें जीती थी, उसका भी फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिला। और बीजेपी पहुंची कहां तक, तो बीजेपी 39% तक पहुंची, यानी करीब करीब 40%। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर भी उतना प्रतिशत वोट नहीं मिला उनको। तो ये जो फर्क होता है वो हमको काउंट करना पड़ता है। अब और एक बात होती है, जब 2 पार्टियां इकट्ठा होती है तो वोटिंग बढ़ता आपका भी है, बढ़ता है, लेकिन पार्लियामेंट और विधानसभा इसमें वोटर फर्क करता है। जो वोटर पार्लियामेंट में आपको वोट देता है वो पूरा का पूरा विधानसभा में नहीं देता, फिर स्थानीय इकाइयों में और बढ़ जाता है। क्योंकि बात एक होती है, जब पार्लियामेंट का आप चुनाव लड़ते हो तो वोटर के सामने कम से कम चॉइस होता है, 2 या 3 उम्मीदवार ऐसे होते कि जिसमें से एक जीतने वाला है। और दूसरी बात ये होती है कि पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है उसमें आपको प्राइम मिनिस्टर चुनना है, देश की सरकार चुननी है, ना कि स्थानीय इकाई का कोई जिला परिषद का अध्यक्ष चुनना है, ना तो चीफ मिनिस्टर चुनना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइजेशन जो होता है वो पार्लियामेंट में होता है। आपको एक बात बता दूं, और एक बात होती है कि ढांचा पार्टी का है आपके पास कार्यकर्ता की फौज नहीं है, फिर भी आपको वोट मिल जाते हैं पार्लियामेंट में, अगर आपकी पार्टी ऑल इंडिया हो तो। 2014 के पहले 2009 में यूपी का जो चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव हुआ,
तब यूपी में सबसे बड़ी पार्टी करके कांग्रेस चुनकर आई थी, जिनका कोई संगठन बचा नहीं है यूपी में। 2009 में कांग्रेस का कोई अच्छा संगठन नहीं था, लेकिन 2004 से लेकर 2009 तक देश की सरकार यूपीए मानकर कांग्रेस ही चला रही थी, इसलिए कांग्रेस का पलड़ा भारी था। तो उनके पास संगठन ना होकर भी उनको 22 या 23 सीटें लोकसभा की मिली थी। लेकिन 2009 से लेकर 2012 में जो विधानसभा का चुनाव आया तो कांग्रेस उतना परसेंटेज नहीं बचा पाई, यानी 22 लोकसभा की सीटें आई, लेकिन विधानसभा की आप देखें यूपी के 2012 के चुनाव तो कांग्रेस 28 सीट तक नीचे फिसल गई। क्यों फिसल गई? क्योंकि उनका संगठन नहीं था। एमएलए जो लोग चुनते हैं तो उनको कम से कम एमएलए परिचित होना जरूरी होता है कि हमने इसका नाम सुना है, ये कोई है, इस पार्टी का है, इस पार्टी का यहाँ कुछ ना कुछ काम है। ये विधानसभा के लिए होता है, लोकसभा के लिए नहीं। इसलिए लोकसभा में कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी, और अगर इसी समीकरण से हम जाए, उसी गणित से जाए, तो कम से कम 100 से ज़्यादा सीटें 2012 में कांग्रेस को जीतनी चाहिए थे विधानसभा में, लेकिन 28 सीट पर सिमट गए। समाजवादी पार्टी का संगठन अच्छा है, इसलिए समाजवादी पार्टी बहुमत तक पहुंची। लेकिन मायावती हो या समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, ये तीनों का यूपी में संगठन अच्छा है जितना कांग्रेस का नहीं है। फिर भी लोकसभा में ये चारों पार्टियां 2009 या 2004 में हम देखेंगे तो टसल करती थी, स्पर्धा करती थी, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव होता था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता था तो कांग्रेस चौथे नंबर पर फेंकी जाती थी, और 2009 में हमने देखा कि कांग्रेस 1 नंबर पार्टी थी, लेकिन 3 साल बाद विधानसभा में कांग्रेस 4 नंबर की पार्टी हो गई। 2009 में बीजेपी का संगठन अच्छा था, वोटिंग परसेंटेज अच्छा था, लेकिन जो लास्ट स्टेप चढ़नी होती है, पायदान चढ़ना होता है, उसके लिए वो परसेंटेज पूरा नहीं होता, इसलिए बीजेपी पीछे पड़ गई थी। लेकिन जब उनके पास एक लोकप्रिय चेहरा आ गया, नरेंद्र मोदी जैसा, तो 2014 में चमत्कार हो गया। अकेली बीजेपी 71 सीट कर लेकर गई, और उसके जो दोस्त थे, अपना दल, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उनको 2 सीटें मिली। तो ये हमको लॉजिक समझना जरूरी है। वोटर जब वोट देने जाता है तो वो सोचता है मैं जिला परिषद तहसील के लिए वोट कर रहा हूँ, नगर निगम के लिए कर रहा हूँ, विधानसभा के लिए कर रहा हूँ, या तो मैं पार्लियामेंट के लिए कर रहा हूँ। इतना भी नहीं, और एक फर्क होता है, ये फर्क उपचुनाव के बारे में भी होता है। जिस लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटर जिस ढंग से वोट करता है, उसी तरीके से वो जनरल इलेक्शन में नहीं करता। 2014 और 2019 दोनों समय लोग पार्लियामेंट को चुनना चाहते थे, ना कि उपचुनाव में एक एमपी को चुनना चाहते थे। तो आप देखिए कि जब 2018 में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी गोरखपुर और फूलपुर, वहाँ का उपचुनाव हुआ तो दोनों जगह समाजवादी पार्टी ने जीत ली, उनको मायावती ने सपोर्ट किया था। लेकिन जब 2019 के जनरल चुनाव आए, पूरे देश का पार्लियामेंट चुनाव होना था, तो दोनों सीटें फिर बीजेपी ने जीत ली। ये क्या फर्क होता है, ये हमें समझना जरूरी है। क्योंकि जब उपचुनाव होता है तो लोगों को एक एमएलए चुनना है या एक एमपी चुनना होता है, लेकिन पूरे विधानसभा का चुनाव होता है तब एक पार्टी चुननी होती है जो गवर्नमेंट बनाएगी।
एक पार्टी चुननी होती है जो देश की सरकार बनाने वाली है, तो पूरा का पूरा वो वोटर कन्वर्ट नहीं होता। बहुत सारा वोटर ऐसा होता है कि जो विधानसभा में एक पार्टी को वोट देता है लेकिन लोकसभा में वो बदलता है। विधानसभा में जिसको दिया उसको लोकसभा में वो वोट नहीं देता। इसलिए जब जनरल इलेक्शन होती है और उपचुनाव होता है उसमें फर्क होता है। तो वोटर टर्न कितना होता है, कुछ आपको अगर 100 वोटर आपको विधानसभा में जनरल इलेक्शन में वोट देते हैं, उसमें से 8-10 ऐसे होते हैं कि वो लोकसभा में आपको वोट नहीं देंगे, उपचुनाव में आपको वोट नहीं देंगे। ये फर्क होता है। और इसलिए बीजेपी अगर आज 300 पार बोल रही है तो उसका मतलब समझना जरूरी है। उसका मतलब ऐसा है कि हमारी पार्टी सबसे अच्छी संगठन वाली है। 5 साल हमने यूपी में अच्छा कारोबार किया है। आप जानते हैं कि आदित्यनाथ ने बहुत सारी डेवलपमेंट किए। कोरोना काल में भी अच्छा काम गवर्नेंस उन्होंने दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बहुत सारे राष्ट्र संघ हो, उन्होंने यूपी में जो काम हुआ कोरोना काल में उसकी सराहना की है। उसका फायदा योगी को मिल सकता है। दूसरी बात है कि मायावती हो या अखिलेश की गवर्नमेंट थी, तब जो गुंडागर्दी थी वो गुंडागर्दी योगी के कार्यकाल में बहुत कम हो गई है। बहुत सारे लोगों का इनकाउंटर हो गया है। 2 साल पहले तो बहुत सारे गुंडे ऐसे थे कि बोर्ड लेकर घूमते थे कि हमको अरेस्ट करो, क्योंकि उनको डर लगता था नहीं तो योगी की गवर्नमेंट हमको एनकाउंटर करके ख़त्म कर देगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसका काउंटिंग 2022 के विधानसभा चुनाव में होने वाला है। और अगर आज भी बीजेपी 40 से ज़्यादा % लेने वाली है तो आराम से वो 300 तक पहुंच सकती है। इसका और एक कारण है, 2019 के चुनाव में मायावती गोरखपुर और फूलपुर जो हुआ था, जहां मायावती ने बिन मांगे अखिलेश को सपोर्ट किया था और वो दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने जीते थे। उसके बाद वो दोनों पार्टियां नज़दीक आ गई, जिस कारण से देश में महागठबंधन की चर्चा शुरू हुई थी। और यूपी में एसपी और बीएसपी इकट्ठा आ गए। मायावती और मुलायम सिंह एक स्टेज पर आ गए थे और उन्होंने सीटों का बंटवारा किया था और उसका फायदा मायावती को मिल गया, क्योंकि मायावती 2014 में बीएसपी का एक भी एमपी चुनकर नहीं ला सकी, लेकिन 2019 में बीएसपी के 10 एमपी चुनकर आ गए। तो समाजवादी पार्टी से अलायंस करने का फायदा बीएसपी को मिल गया, लेकिन एसपी को, समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। उनकी संख्या 5 की 5 रह गई और बीजेपी ने सिर्फ 10 सीटें कम हो गई बीजेपी की। तो ये जो गणित है वो हमें समझ लेना पड़ता है कि जब जनरल इलेक्शन होती है, पूरी विधानसभा का चुनाव होता है या एक सीट के लिए विधानसभा का उपचुनाव होता है, उसमें फर्क होता है। अगर योगी के काम पर यूपी की जनता खुश है, अगर गुंडागर्दी कम हो गई इसलिए जनता खुश है, तो उसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलने वाला है। और 2022 में 8 महीने के बाद जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं वो पूरे 403 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ होने वाली है, तो जनरल इलेक्शन। तो इसमें और एक फायदा बीजेपी को एक है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी एक साथ थी, वैसी बात 2022 में नहीं है, क्योंकि लोकसभा में 10 सीटें मिलने के बाद कुछ महीनों में मायावती ने समाजवादी पार्टी से अलायंस तोड़ दिया है। तो इस बार मायावती यानी बीएसपी और सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी अपने अपने बलबूते पर लड़ने वाली है और इकट्ठा होकर बीजेपी से लड़ने वाली नहीं है।
तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के पास 5 साल जो काम किया उसका फायदा तो उसको मिलने वाला है, लेकिन जो अपोजिशन यूनिटी है वो तो बिल्कुल नहीं है। और हम देखेंगे तो 2014 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इनका वोट शेयर है वो बिल्कुल बढ़ा नहीं है, वो वही का वही है, वो इकट्ठा आ गए, उसका फायदा उनको लोकसभा में 2019 में मिला। तो ये तो विधानसभा में मिलने वाला नहीं। फिर भी विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा जितना पोलराइजेशन होता नहीं। बहुत सारे बीजेपी के वोटर ऐसे रहेंगे जो करीब करीब 50% वोट 2019 में बीजेपी को लोकसभा में मिले थे, लेकिन इतने वोट तो बीजेपी को विधानसभा में नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी वो 40% से ज़्यादा मिलेंगे। 40% से ज़्यादा का मतलब वो 42-44 तक जा सकते हैं। और उसका मतलब ही सीधा ऐसा है कि बीजेपी 300 पार करेगी ऐसा मैं मानता नहीं, लेकिन 300 तक पहुंच जाएगी। तो ये मेरा विश्लेषण आज है। यूपी के चुनाव नज़दीक आने के लिए अभी 8 महीने बचे हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो गणित दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी 300 तक पहुंच जाएगी। शायद मायावती अच्छी सीटें ला सकती है, लेकिन फिर भी 50 के ऊपर तो नहीं जा सकती। और समाजवादी पार्टी 75 से ऊपर नहीं जा सकती, ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी 75, बीएसपी 50 और कांग्रेस शायद ही 4-5 सीटें जीत सकती है। ये मेरा आज का विश्लेषण है। आगे जाते जाते हम उस पर ज़्यादा बोलेंगे। मैं मानता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं, फिर भी जो विश्लेषण कर रहा हूँ वो शायद आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। नमस्कार।